अच्छा जी, आज हमने फेवाइकन कवर करना है, ठीक है। और मोबाइल साइट ऑप्टिमाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, ठीक है। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में जीटी मैट्रिक्स टूल, ठीक है, HTML CSS और JS यानी कि जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन देखनी है, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन देखना है, ठीक है। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन खैर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हमने सिर्फ उसका जो साइज है वो उसे कंप्रेस करना होता है, ठीक है। तो उसका एक आपको एक टूल भी बताया था, ठीक है। तो इसे फिर आज देख लेंगे। देन हमने कवर करना है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ठीक है जी। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कैसे करते हैं आज ही हम कवर करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ओपे स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फेव आइकन क्या आता है। फेव आइकन जो है ना, इसे साइट आइकन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो सबसे ऊपर टैब होता है ना वेबसाइट का, वहाँ पे अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। और ये एसईओ के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये ना जो क्रॉलर होता है, ठीक है, उसे भी हेल्प आउट करता है कि ये वेबसाइट किस चीज़ की है, ठीक है। और यूज़र को भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। आपका मेन जो लोगो होता है वही लोगो आपका ऊपर जो टैब आ रहा होता है ब्राउज़र का, उस टैब पे अपेयर हो जाता है, ठीक है। इसे कहाँ से सेट करते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। सिंपली कोई भी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है ना, ठीक है, यहाँ पे आ करके, ठीक है, आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो है ना वो एडमिन पैनल लॉगिन हो, ठीक है। अगर एडमिन पैनल लॉगिन नहीं होगा तो आपको ये वाली जो बार है ये नहीं दिखेगी ऊपर, ठीक है। अगर आपका एडमिन पैनल लॉगिन होगा तो ही आपके हर पेज पे ये बार आएगी, ठीक है। और आपने होम पेज पे क्लिक करना है और देन फिर इस बार में कस्टमाइजेशन का ये होगा, कस्टमाइज का, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है साइट आइडेंटिटी, ठीक है। साइट आइडेंटिटी में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए नीचे आता है साइट आइकन, ठीक है। इसे फेव आइकन भी कहते हैं। फेव आइकन जो है ना बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेबसाइट को कि ये वेबसाइट जो है ना ये यूजर को वेबसाइट लोड होने से पहले पता चल जाती है कि ये अच्छा, ये तो इसका लोगो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये ओरिजिनल वेबसाइट है जिसपे यूजर जिस पे स्टे कर रहा है, ठीक है। यहाँ जिसे यूजर जो है ना वो ओपन कर रहा है। तो फेव आइकन कंपल्सरी है एक तरह से, ठीक है। एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू से ये मस्ट होता है, इसे मिस नहीं कर सकते। तो सिंपली आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आके, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा रिमूव करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये एक सिंपल एक ऑप्शन आ जाती है सेलेक्ट साइट आइकन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो आइकन होता है आपका, ठीक है। मेक श्योर के उसका जो है ना वो बैकग्राउंड आपने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ हो, ठीक है। तो फिर ये सेट बैठता है क्योंकि हर ब्राउज़र पे उसका थीम अलग होता है, ठीक है। तो अगर ये वाइट बैकग्राउंड के साथ होगा ना तो ये आपके मतलब हर ब्राउज़र पे मतलब वाइट ही दिखेगा, ठीक है। उसके जो थीम होता है उसमें एडजस्ट नहीं हो सकेगा। तो मेक श्योर कि इसको आपने जो है ना वो इसका बैकग्राउंड रिमूव करके फिर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था, बड़ा सिंपल है, ठीक है। सिंपली आप गूगल पे आए, यहाँ पे आप लिखेंगे BG रिमूवर ऑनलाइन, ठीक है। ये देखें फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आती है remove.bg, ठीक है। यहाँ पे आके आप किसी भी इमेज को अपलोड करेंगे तो वो आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर देगा। यहाँ पे सिंपली अपलोड करना है और वन क्लिक पे आपको बैकग्राउंड रिमूव करके, जिस तरह से फोटोशॉप में रिमूव करते हैं वैसे ही रिमूव करके दे देगा, ठीक है। ये वाला टूल वन क्लिक पे, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है जी। तो इसी तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये आपसे क्रॉप की ऑप्शन मांगता है, ठीक है। बहरहाल ये ऑलरेडी सेट है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नहीं मांगी, नहीं तो ये क्रॉप की ऑप्शन मांगता है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने कितना लोगो शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद आपने एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में आके चेंजेस करने हैं तो उसके बाद आपने पब्लिश करना नहीं भूलना, ठीक है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तब ही आपके वो जो चेंजेस होंगे वो अप्लाई होंगे, जो भी आपने चेंजेस किए होंगे, ठीक है जी। तो ये आपका साइट आइकन सेट हो जाता है। ये सबसे ऊपर
आपका जो है ना मैं कर्सर जहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइट आइकन आ जाता है आपका। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा जी, साइट आइकन हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी कि फेव आइकन कवर हो गया। उसके बाद है मोबाइल साइट ऑप्टिमाइजेशन और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, ठीक है। मोबाइल साइट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? आपने मेक श्योर करना होता है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ना, वो मोबाइल पे भी उतनी ही अच्छी हो जितनी डेस्कटॉप पे है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करना होता है और उसके रिस्पॉन्सिवनेस को आपने देखना होता है। उसका रिस्पॉन्सिवनेस आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। हर ब्राउजर की अपनी ऑप्शन होती है, ठीक है। क्रोम में आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में, ठीक है। इंस्पेक्ट पे यानी कि राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में इंस्पेक्ट की ऑप्शन आती है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो उस पेज का कोड दिखा देता है, पीएचपी कोड, ठीक है। यहाँ पे आके ये एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा आइकन बना होता है। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक डिफरेंट साइज में जो है ना, एक डिफरेंट लेआउट में दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट इस तरह से अगर किसी छोटी स्क्रीन में जाती है तो वो इस तरह से एडजस्ट करेगी, ठीक है। उसकी यानी कि उसकी डिफरेंट डायमेंशन है, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट और भी डायमेंशंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आईफोन एक्स, ये तो वो डिफरेंट है जो ब्राउजर ने खुद दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एडिट करके कस्टम भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे जो है ना, जो इसने ऐड नहीं की वो ऐड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो इसमें से मिसिंग है। तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे डायमेंशंस मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप जो है ना इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं कि अगर ये इस मोबाइल के इस जो है ना उसमें डिवाइस में जाए, ठीक है, इस मॉडल में जाए, अगर ये वेबसाइट वहाँ पे ओपन की जाए, ठीक है, तो ये क्या उसी तरह से एडजस्ट होगी, उसी तरह से सारी ऑप्शंस काम करेंगी और दिखे सारा पेज और सारी ऑप्शंस उसी तरह से दिखेंगी जिस तरह से एक डेस्कटॉप पे दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर करनी होती है, ठीक है। फिर आपने बाकायदा क्लिक करके एक एक ऑप्शन पे, एक एक आइकन पे क्लिक करके देखना होता है कि क्या ये वैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि अबाउट अस वाला पेज ठीक काम कर रहा है। ये देखें ऊपर अबाउट अस वाला वो यूआरएल आ गया, चेंज हो गया, ठीक है, और अबाउट अस वाला पेज खुल गया। तो डेट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं अदर देखता हूँ, आईपैड प्रो पे देखता हूँ, ये देखें आईपैड पे उसने उसकी डायमेंशन चेंज कर दी है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं होम वाले आइकन पे क्लिक करके देखता हूँ, तो उसकी फुली रिस्पॉन्सिवनेस मैंने चेक करनी होती है डिफरेंट चेंजेस कर करके। अगर ये रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट कभी भी गूगल के फर्स्ट पेज पे इतनी जल्दी नहीं आएगी, ठीक है, बल्कि आएगी ही नहीं, ठीक है। गूगल उसे फर्स्ट पेज पे आने ही नहीं देगा क्योंकि गूगल ने उसे यूजर फ्रेंडली समझता ही नहीं, ठीक है। गूगल ये समझता कि ये यूजर के लिए राइट वेबसाइट है ही नहीं, ठीक है, ये ठीक वेबसाइट ही नहीं है। इसका तो अपना लेआउट इतना खराब है, ये क्या किसी यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ना इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक डिफरेंट टूल है, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले तो हमने इसकी स्पीड चेक करनी होती है, ठीक है। दोनों तरह से हम चेक कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी, कि दोनों में क्या स्पीड आ रही है, लोडिंग स्पीड क्या आ रही है, यानी लोड टाइम उसका कितना आ रहा है, ठीक है। और अगर लोड टाइम ज़्यादा आ रहा हो तो फिर हमने सिंपली एक प्लगइन के थ्रू इसकी स्पीड को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि वापस डेस्कटॉप वर्जन पे आ जाए। अच्छा जी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में जीटी मैट्रिक्स टूल आ जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जीटी मैट्रिक्स टूल है क्या। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, नया टैब खोलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जीटी मैट्रिक्स। ये देखें मैंने सिर्फ जीटी लिखा है, जीटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपने अक्सर टूल्स का सेम मेथड देखा होगा कि हम जिस वेबसाइट के हमने जो है ना कोई फाइल जनरेट करनी होती है, ठीक है, या ऑर्डर करना होता है, उसका सिंपली यूआरएल यहाँ पे पुट करते हैं, ओके। तो इसका भी यूआरएल यहाँ पे दूंगा इसे, ठीक है, और सिंपली टेस्ट योर साइट पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी। ये
थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे ये देखें, इसकी परफॉर्मेंस आ रही है 45%, ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है जी। तो उसमें मज़ीद ये दे रहा है कि इसकी जो लोडिंग स्पीड है वो 3.4 सेकंड है, ठीक है, और देन CLS और ये डिफरेंट जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है। हमने सिर्फ इसकी लोडिंग स्पीड को देखना होता है, ठीक है, और परफॉर्मेंस हमने जो है ना इसकी बेहतर करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट इसकी समरी देख सकते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें वो हमें बता देगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि ज़्यादा लोड ले रहे हैं, ठीक है, और कौन से हाई प्रायोरिटी पे ठीक करने वाले हैं और कौन से लो प्रायोरिटी पे ठीक करने वाले हैं, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे इसको जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपको टेस्ट सर्वर लोकेशन दिखा रहा है कि ये कनाडा के सर्वर से चेक की गई है, ठीक है जी। और डेस्कटॉप पे ये उसका जो है ना ये क्रोम का वर्जन है, ठीक है, और क्रोम से चेक की गई है, ठीक है जी। अच्छा, अगर तो आप GT मैट्रिक्स से सेटिस्फाई नहीं होते तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि आप गूगल ओपन करें, ठीक है, गूगल पे आएँ और यहाँ पे लिखें वेबसाइट स्पीड टेस्ट ऑनलाइन, ठीक है। ये देखें GT मैट्रिक्स फिर पहले नंबर पे आ रहा है और डिफरेंट टूल्स यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है, कि जिसके साथ जो है ना आप इसकी स्पीड को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल SU टूल है, ठीक है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। साइड चेकर प्रो है, ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। webfx.com, ठीक है। अच्छा, WebFX जो है ना ये एक बड़ा फेमस टूल होता था पुराने टाइम पे, ठीक है। ये बेसिकली WebFX जो है ना ये ऑडिट करने के लिए किसी भी वेबसाइट को ना, ठीक है, चेक किया जाता है, ठीक है, इसके थ्रू। तो बड़ा फेमस टूल था, लेकिन आजकल इससे भी अच्छे और जदीद टूल आ गए हैं, ठीक है, मार्केट में। तो अभी इसका इतना ट्रेंड नहीं रहा, ठीक है। तो अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको अब इम्प्रूव कैसे किया जाए? इसको इम्प्रूव करने का बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा एक मेथड है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें जो है ना ये एक प्लगइन चाहिए होता है, और वो प्लगइन हमें मतलब उसका जो फ्री वाला वर्जन है ना उसमें लिमिटेड ऑप्शंस देता है, तो उसका हमें प्रो वर्जन बाय करना पड़ता है, ठीक है। उसका भी बड़ा आसान सा सिंपल सा सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि अगर आप उस प्लगइन का प्रीमियम वर्जन नहीं बाय कर सकते तो आपको सेम प्लगइन, वही वाला प्लगइन फ्री में मिल सकता है। उसका एक छोटा सा एक मेथड है, ठीक है, उसके थ्रू आप जो है ना वही प्लगइन बगैर पे किए आप जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कि इस टाइम जो है ना वो सबसे अच्छा जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन यूज़ हो रहा है ना वो जेटपैक है, ठीक है। तो जेटपैक यहाँ पे इंस्टॉल तो कर लूँगा, लेकिन ये जो प्लगइन है ना ये लिमिटेड ऑप्शंस देता है फ्री वर्जन में, ठीक है। तो ये प्रो वर्जन बाय करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या करना है कि मैंने प्रो वर्जन डाउनलोड करना है और वही इंस्टॉल करना है, ये फ्री वाला इंस्टॉल ही नहीं करना मैंने। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसका नेम कॉपी करूँगा, ठीक है। अगेन गूगल पे आएंगे, यहाँ पे जेटपैक प्लगइन और आगे एक वर्ड लिखूंगा नल या नल्ड, ठीक है जी। यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। आप कहीं से भी जो है ना वो कर सकते हैं जहाँ से आपको बेटर लगता है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर ये करना है कि कोई भी वेबसाइट ऐसी ना हो जिसमें वायरस हो, ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा वायरस आपके सिस्टम में आ गया तो वो आपके सारे के सारे जो फाइल्स हैं उनको एनक्रप्ट कर देगा, ठीक है। तो एनक्रप्शन से बचने के लिए आपने वायरस फ्री जो है ना वो प्लगइन डाउनलोड करना है। तो डिफरेंट वेबसाइट से चेक कर लेंगे, किसी पे मिल जाता है, किसी पे नहीं मिलता, तो हमें ढूंढना पड़ता है खुद से, ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं किस पे अवेलेबल है,
और किस पे नहीं है, ठीक है। समटाइम किसी वेबसाइट पे सिर्फ उसका टाइटल आ रहा होता है लेकिन वो वहाँ पे डाउनलोड करने की कोई ऑप्शन नहीं होती, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन चेक करता हूँ, 6.6.1 वर्जन है इसका, ठीक है। लेट्स सी कि ये अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ से इजीली डाउनलोड हो जाता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, ठीक है, जेट पैक। सॉरी, इसका डेमो नहीं करना, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। डेमो पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्रीमियम वाली वेबसाइट है ये वहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं कि यहाँ से बाय कर ले, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं अगर ये अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ से भी डाउनलोड हो जाए। ठीक है जी, ये एक स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलें, बाकी जो है ना वो बंद कर देते हैं क्योंकि एक वेबसाइट से ही मिल गया 5.9 MB का, ठीक है। बाकी के टैब क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये डाउनलोड हो गया, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे वेबसाइट के ऊपर। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करके कर लें, ठीक है। डाउनलोड्स, यहाँ पे जेट पैक, ठीक है जी। डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो प्लगइन है ना ये स्पीड और सिक्योरिटी, ठीक है, और भी काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम हम इसे स्पीड के लिए सेट करेंगे, ठीक है, और वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करने की कोशिश करेंगे इसके साथ, ठीक है जी। चलें जी, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अब ये ठीक काम कर रहा है। चलें, ये कुछ इस तरह से ना इसका लेआउट आ जाता है, ठीक है। ये देखें, ये एक्टिवेट साइट स्टैट्स की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है ना ये फ्री वाला वर्जन है, इसमें वो आपको प्रीमियम वर्जन लेने के जो है ना वो ऑप्शन देता है कि आप प्रीमियम वर्जन लेंगे तो आपको जो है ना वो बाकी के जो इसके इसमें ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, बाकी के वो तभी एक्टिवेट होंगी, ठीक है। तो स्पीड के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखें इमेज एक्सीलेटर है, ठीक है, परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे, तो हमने इसको इनेबल करना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये खुद से इमेजेस को जो है ना वो ऑप्टिमाइज कर देता है प्लगइन। ये सिर्फ एक क्लिक पे कुछ ऑप्शंस को हमने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, वो हमने खुद देखनी होती है कि ये ऑप्शंस कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजेस के ऑप्टिमाइज करने वाली ऑप्शन मैंने ऑन कर दी है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं एंटी स्पैम है, ठीक है, बैकअप है, ठीक है, और इसके अलावा प्लान्स, और प्लान्स में वो अपने पैकेजेस दे देगा आपको कि ये वाला पैकेज आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने आपको जो ऑप्शन बताई कि ये देखें ये प्रीमियम प्लगइन है, ये आपको नर्ल्ड लिखने से फ्री में मिल सकता है, किसी ना किसी ने ज़रूर अपनी वेबसाइट पे रखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है डिफरेंट वेबसाइट्स पे। बैकअप नहीं मेरे पास पड़ा हुआ कोई भी, लेकिन ये मैंने ट्राई किया है, ये आपको फ्री में मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको
ये जो एक्स्ट्रा इसकी सर्विसेज हैं ये फिर मिल जाती हैं कि उसमें जिस पे आपको प्रीमियम अकाउंट बाय करना पड़ता है, ठीक है, उसमें फिर ये आपको इसकी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं ये आपको दे देता है इजीली, ठीक है, जिसमें ये एंटी स्पैम है, ठीक है, और ये प्रोटेक्शन है, बैकअप है, ठीक है, जो स्कैन करता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है, खुद से, ये सारी ऑप्शन जो है ना ये आपको दे देता है। देखें हर किसी पे ये कनेक्ट की ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है, कनेक्ट में करूंगा तो उस पे मुझे जो है ना वो उसका प्रीमियम वाला प्रो वर्जन बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मेरे पास सिर्फ उसके इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने वाली ऑप्शन मौजूद थी, ठीक है, कि मैंने एक क्लिक पे उसको सेट कर दिया, ठीक है, सिंगल क्लिक क्लिक पे, तो उसने उसके खुद से उसके बैकएंड पे जाके इमेजेस को ठीक कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फौरन ही कर देता है, ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन ये है कि ये ऑन हो गया है, एक्टिवेट हो गया है कि ये खुद से उसके इमेजेस पे वो इम्प्लीमेंटेशन करे, ठीक है, और उसको उसके इमेजेस के साइज को बेहतर करे, ठीक है जी। तो इस तरह से सिंगल क्लिक पे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन उसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स आपने देखने होते हैं, उसमें JS मिनिफिकेशन है, ठीक है, CS जो है ना वो मिनिफाई करनी होती है। JS और CSS क्या होता है? CSS जो है ना आपकी कैस्केड स्टाइलिंग शीट होती है, यानी कि आपकी वेबसाइट का जितना भी लेआउट नज़र आ रहा होता है ना, इसमें ये सारा CSS के थ्रू हुआ होता है, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट या CSS, ठीक है, ये दोनों। जावास्क्रिप्ट के भी कुछ प्लगइन्स होते हैं, लाइक इसमें ये जो बटन्स काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे शॉप नाउ का बटन है, यहाँ पे भी शॉप नाउ का बटन है, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे बटन्स और काफ़ी सारे जो है ना इसमें इसमें जो स्टाइलिंग हुई होती है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हुई होती है, ठीक है, और बाकी CSS के थ्रू भी इसकी जो मेन स्टाइलिंग है वो CSS के थ्रू होती है, दोनों से मिलके वेबसाइट के ये सारी स्टाइलिंग हुई होती है, ठीक है। तो वो जो JS और CSS का जो कोड इसमें पड़ा होता है ना उसको मिनिफाई करना होता है, ठीक है। अगर तो आपकी वेबसाइट PHP में है, यानी कोर PHP या जो PHP के लाइब्रेरीज हैं, किसी भी लाइब्रेरी के थ्रू बना हुआ है, ठीक है, जिसमें लारावेल वगैरह जितनी भी लाइब्रेरीज आ जाती हैं, ठीक है, अगर उसके थ्रू है तो आपने सिंपली यहाँ पे आप अगेन ये कहूँगा कि आपको गूगल से हर तरह का टूल मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आके आपने टाइप करना होता है, लाइक आपने JS मिनिफाई करना है तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे JS कंप्रेसर, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे जो है ना ये आपको प्लगइन्स भी मिल जाते हैं, या फिर अगर तो आप डेवलपर हैं, ठीक है, तो आपको JS की और CSS की मिनिफिकेशन इजीली आ जाती है। अगर आप डेवलपर नहीं है तो ये डेवलपर साइड का काम है, ठीक है, फिर आप जो है ना ये डिमांड डेवलपर से करते हैं जिसने वेबसाइट बनाई होती है, ठीक है, कि वो आपने बेसिकली उसकी स्पीड को इम्प्रूव करना होता है, तो आप उससे डिमांड करते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट और CSS का जो कोड है ना वो मिनिफाई चाहिए, ठीक है, तो वो डेवलपर क्या करता है फिर उसका कोड मिनिफाई कर देता है, ठीक है जी, जो कि वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर देता है। और थर्ड नंबर पे जितने भी इमेजेस वेबसाइट में होते हैं, जितने भी इमेजेस होते हैं वो सारे के सारे आपने मिनिफाई करने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था कि यहाँ पे सिंपली आप आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टाइनी PNG, ठीक है, टाइनी PNG के नाम से एक टूल है, यहाँ पे आके आप किसी भी इमेज को इसके अंदर अपलोड करेंगे तो वो इसके साइज को कंप्रेस करता है, लेकिन इसकी क्वालिटी को ख़राब नहीं होने देता, ठीक है, तो क्वालिटी भी सेम रहती है और साइज भी जो है ना वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये टाइनी PNG के थ्रू आप सारे के सारे इमेजेस के साइज को कम करते हैं, तब जा कर के आपकी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ये सारे अप्लाई करने होते हैं, ठीक है, तब जा कर के थोड़ा टाइम लगता है और आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आपको यहाँ पे टूल में GT मैट्रिक्स में चेक करवाई है स्पीड और ये यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस 45% आ रही थी और मैंने 1 क्लिक किया और ये साथ ही बेहतर हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये स्लोली स्लोली बेहतर होती है, ठीक है। मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए कि आपने JS CSS की मिनिफिकेशन करनी होती है, आपने इमेजेस का साइज है ना वो रिड्यूस करना होता है, ठीक है, उसे कंप्रेस करना होता है, ठीक है, उसके अलावा आपने प्लगइन बाय करना है, ठीक है, यानी कि आपने ढूंढना है फ्री में, ठीक है, वैसे तो लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इन झंझटों से बचना चाहते हैं कि आप वो ढूंढने बैठ जाएं, आपको वो नल में फ्री वाला मिल जाए, ठीक है, फिर उसमें कुछ एरर्स भी आ जाते हैं, लाइक जिस तरह से आज आपने देखा कि एक एरर आ गया, ठीक है, तो इजीली नहीं मिलता तो लोग सिंपली इसको बाय कर लेते हैं। तो
वहां से भी आपने कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है जो कि आपको प्लगइन सिंगल क्लिक पे काफ़ी सारे जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आपकी स्पीड वेबसाइट या ई स्टोर या आपका लैंडिंग पेज है, सिंगल लैंडिंग पेज है, उसकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है और उसका लोडिंग टाइम बेहतर हो जाता है। और बेसिकली लोडिंग टाइम बेहतर होगा तो ही गूगल आपको प्रायोरिटी देगा। तो ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा समझ लें कि कंपलसरी है कि आपकी वेबसाइट या ई स्टोर की स्पीड जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमने कीवर्ड कैनिबलाइजेशन देखनी है। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होती है? ठीक है। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की आपको ना मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज आपने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल का टाइटल गूगल पे रैंक हो गया। ठीक है। यानी कि वो कंप्लीट आर्टिकल गूगल पे रैंक है। ठीक है। और उसका टाइटल आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे पहली पोजीशन पे नजर आता है। ठीक है। अब थोड़े अरसे बाद या थोड़े टाइम बाद जो है ना आपने उसी आर्टिकल का एक अपडेटेड वर्जन जो है ना वो लॉन्च किया है। ठीक है। उसी आर्टिकल का एक अपडेटेड वर्जन आपने राइट किया है या लिखवाया किसी से। ठीक है। और वो अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिया या अपने स्टोर में अपलोड कर दिया। ठीक है। लेकिन आपका पुराना आर्टिकल जो है ना वो रैंक हो गया हुआ है गूगल में। तो अब आप इसका क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं होता कि आपका एक आर्टिकल रैंक हो गया, आप उसे रिमूव करके नए आर्टिकल को उसकी जगह डाल देंगे तो वो आर्टिकल रैंक हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ठीक है। और ना वो पुराना आर्टिकल रिमूव किया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए कीवर्ड कैनिबलाइजेशन यूज़ करते हैं, रीडायरेक्शंस को यूज़ करते हैं। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा मेथड है इसका, बड़ा आसान सा तरीका है। वो भी प्लगइन के थ्रू हो जाता है, बड़ा इजीली प्लगइन के थ्रू होता है। ठीक है। अगर वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस, नहीं है तो फिर कंट्रोल पैनल में जाके सेम ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो आप इसके डिफरेंट छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स जो है ना वो यूट्यूब में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि कंट्रोल पैनल से कैसे करना है। बहरहाल बहुत इजी है। ठीक है। आपने ओल्ड डोमेन और न्यू डोमेन दोनों देनी होती हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो होता ये है कि पुराना आर्टिकल जो है ना वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसकी जगह आपने उसका अपडेटेड वर्जन अगर लॉन्च किया है तो वो आप जो है ना यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो, चूंकि आपको पता है कि रैंकिंग में टाइम लग जाता है। ठीक है। वही आपका आर्टिकल चाहे 5 या 6 माह में रैंक हुआ हो। ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे कि कोई आपके उस आर्टिकल पे क्लिक करे और आपके नए आर्टिकल पे मूव कर जाए। ठीक है। उसके लिए सिंपल सा एक इसका हल है कि एक प्लगइन करना पड़ता है। उस प्लगइन के थ्रू आप उसको रीडायरेक्ट करवाते हैं। ठीक है। तो आपके जो ट्रैफिक है वो उन जो लोगों को आर्टिकल शो होगा फर्स्ट पेज पे, वो पुराना आर्टिकल शो होगा, लेकिन जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो नए आर्टिकल पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। ठीक है जी। तो एक ये मेथड हो गया। ठीक है। उसके अलावा कीवर्ड कैनिबलाइजेशन में क्या चीज़ आ जाती है? कीवर्ड कैनिबलाइजेशन में एक फैक्टर और आता है। ठीक है। जो कि बड़ा जो है ना बड़ा कंपलसरी है उसे समझना। ठीक है। उसे नहीं समझेंगे तो समटाइम हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी बेस पे हमें फिर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। ठीक है। हमारे जो है ना कीवर्ड्स पे रैंकिंग नहीं आ रही होती। ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि जब आप किसी कीवर्ड पे, किसी भी रैंडमली किसी भी एक कीवर्ड पे उसकी बैकलिंकिंग करते हैं, उसकी लिंक बिल्डिंग करते हैं, उसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से उसका एक बैकलिंक जनरेट करते हैं रेफरिंग डोमेन से। ठीक है। जो थर्ड पार्टी डोमेन होती हैं। ठीक है। वहां से उसका एक बैकलिंक जनरेट करते हैं। ठीक है। जैसे ही कोई उस बैकलिंक पे क्लिक करके आपकी मेन वेबसाइट पे आता है। ठीक है। तो वहां पे जो आपने कीवर्ड टारगेट किया है, ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि वहां पे जो आपने कीवर्ड टारगेट किया है, जिस कीवर्ड के पीछे आपने वो बैकलिंक लगाया है। ठीक है। तो आपने जो वहां पे कीवर्ड टारगेट किया है वो सेम कीवर्ड आपकी अपनी वेबसाइट पे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने वहां पे कुछ कीवर्ड टारगेट किया लेकिन जैसे ही यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वहां पे कोई और कीवर्ड उसे मिलेगा। ठीक है। नहीं, दोनों जगहों पे सेम कीवर्ड होगा तो आपकी कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है। तो गूगल आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आपने वहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ किया है इस सेंस में कि उस कीवर्ड पे सर्चेज अच्छी हैं। ठीक है। या फिर वो एक सपोर्टिव कीवर्ड है। ठीक है। सर्चेज कम है लेकिन वो आपके मेन
प्राइमरी कीवर्ड को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है, तो आपने वैसे ही यूज कर लिया, तो लेकिन वो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में गूगल आपको पेनलाइज करता है कि वो कीवर्ड आपने अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं यूज किया, ठीक है। तो आपने दोनों जगहों पे कीवर्ड्स को यूज करना होता है, ठीक है, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की सेकंड टर्म में। अच्छा, इसको करते कैसे हैं? इसे करते इस तरह से है कि देखें, सेम कंटेंट वाला मैंने आपको बता दिया कि सेम कंटेंट में एक कंटेंट की जगह आप दूसरे को शो करवाना चाहते हैं, अगर उसके अपडेटेड वर्जन को शो करवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। इसको करते कैसे हैं, ठीक है। एक छोटा सा जो है ना एक प्लगइन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें और मेंशन है, ब्रोकन लिंक्स और कैनोनिकल टैग, ठीक है। जो रीडायरेक्शन है ना, रीडायरेक्शन को अगर हमने HTML में, यानी कि जो वेबसाइट कोडिंग में बनी होती है, PHP में बनी होती है, ठीक है, अगर वहां पे आपने रीडायरेक्शन करवानी हो, यहाँ पे तो वर्डप्रेस में प्लगइन यूज हो जाता है, लेकिन वहां पे आपको कैनोनिकल का टैग यूज करना पड़ता है, ठीक है। HTML के टैग्स अगर किसी ने पढ़े हैं तो उसको आइडिया होगा कि आपकी जो PHP की वेबसाइट होती है वहां पे टोटली टैग्स यूज होते हैं, ठीक है। लाइक आपका HTML का पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज होता है, ठीक है। इसी तरह हेडिंग्स के लिए H1, H2, H3 का टैग यूज होता है, ठीक है। और उन टैग्स को क्लोज करना पड़ता है और उस टैग के अंदर हम फिर टारगेट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को। तो कैनोनिकल टैग आपका रीडायरेक्शन के जगह पे यूज होता है, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस में रीडायरेक्शन कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सा और आसान सा इसका हल है कि आपने सिंपली एक प्लगइन डाउनलोड करना होता है। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे प्लगइन्स में, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में मैंने सर्च करना है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन, ये देखें यहाँ पे डिफरेंट प्लगइन्स आ जाएंगे। लाइक जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो है ना वो क्लास में बताया था कि आपने क्या करना है, आपने देखना है कि बेसिकली जो आपको रिक्वायर्ड है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, वो कौन सा ऐसा प्लगइन है जो कि सिर्फ वही जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसा कि मुझे रीडायरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो मैं ये देखूंगा कि अच्छा यहाँ पे ये रैंक मैथ है, SEO और ये डिफरेंट प्लगइन्स आ रहे हैं, मुझे तो खाली रीडायरेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से सिर्फ रीडायरेक्शन वाला प्लगइन ही डाउनलोड करूँगा, ठीक है। तो उसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, और इंस्टॉल करने के बाद उसे एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको यूज़ करते हैं। बड़ा सिंपल सा और आसान सा इसका मेथड है, ठीक है। ये देखें जी, ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद इसे एक्टिवेट कर लूँगा, ठीक है जी, ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं ये कहाँ पे पड़ा है। टूल्स में आके ये आपको लास्ट में मिल जाएगा रीडायरेक्शन, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और देन फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट सेटअप की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, मिल रही है। यहाँ पे इसको आपने चेक कर देना है, ठीक है। मॉनिटर परमालिंक चेंजेस इन वर्डप्रेस पोस्ट एंड पेजेस, ठीक हो गया, ठीक है। कीप अ लोगो फॉर, ठीक है। उसका वो कह रहा है कि इसका लोग, यानी कि वो पूरी जो हिस्ट्री, वो कह रहा है कि ये रखना चाहते हैं आपके, नहीं, ठीक है। इसको चेक कर देंगे। स्टोर IP इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, ये भी कर देते हैं। कंटिन्यू सेटअप, ठीक है। और यहाँ पे वो टेस्टिंग कर रहा है उसकी API की, ठीक है जी, ये भी ओके है। फिनिश सेटअप कर देते हैं और ये इसका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपके जो वेबसाइट का बैकएंड है उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह से हमें ऑप्शंस मिलती है। ये देखें, सोर्स URL और टारगेट URL। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप पुराने आर्टिकल की जगह नया आर्टिकल शो करवाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पुराने आर्टिकल का URL यहाँ पे दे देना है। लाइक आपका यहाँ पे लेट्स सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्लॉगर में
सॉरी, इसका जो ब्लॉग वाला पेज है इसमें आके यहाँ पे ये जो डिफरेंट आर्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी एक रैंडमली एक आर्टिकल की जगह मैंने दूसरे आर्टिकल को शो करवाना है, तो मैंने क्या करना है, जो जिस आर्टिकल की जगह शो करवाना है उस आर्टिकल का यूआरएल आएगा, और जिस आर्टिकल को शो करवाना है उस आर्टिकल का यूआरएल आएगा यहाँ पे टारगेट यूआरएल की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट यूआरएल में उसे पुट करूंगा और ऐड रीडायरेक्शन का बटन यहाँ पे अपेयर हो जाएगा सबसे नीचे, ठीक है, ये सेटिंग वाले आइकन के साथ। तो ऐड रीडायरेक्शन कर दूंगा तो ये खुद ब खुद ही उसके बैकएंड पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है जी ब्रोकन लिंक्स और डिफ़ॉल्ट 404 पेज, ठीक है। अब इसके लिए जो है ना ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, ब्रोकन लिंक्स ये होते हैं कि आपकी वेबसाइट के कुछ ऐसे पेजेस, लाइक मैं यहाँ से ना यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रैंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली वेबसाइट का पेज तो है नहीं, एक ब्रोकन लिंक बन जाता है, ठीक है। तो ये पेज नॉट फाउंड दे देगा, ठीक है, उफ्स पेज नॉट बी फाउंडेड, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट वर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूजर को बताने के लिए कि यूजर जो है ना वो गलत डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो उसके लिए फिर इस तरह से आप रीडायरेक्शंस लगा देते हैं, वो भी इसी तरह से होता है कि आप सिंपली इसी प्लगइन में आके, ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि यूजर ना जाए, ठीक है, उस पेज का लिंक आएगा, और देन रीडायरेक्ट आप किसे कराना, कहाँ पे कराना चाहते हैं यूजर को, होम पेज पे करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे होम पेज का जो है ना यूआरएल लगा देंगे, तो यूजर क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली इस पेज पे आने की बजाय, इस पेज पे आने के बजाय जो है ना वो डायरेक्टली आपके होम पेज पे वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना रीडायरेक्शन लग जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, सर्च बार आ रहा है, ठीक है, मैंने रैंडमली एक पेज खोला, ठीक है, सर्च बार आ रहा है और बैक टू होम पेज का एक बटन अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट एक वेबसाइट में बना हुआ, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट समझ लें इसके थीम में वहाँ पे उन्होंने एक बटन जनरेट कर दिया कि मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये पेज नोट फाउंड आ जाएगा, ठीक है, और बैक टू होम पेज वाला एक बटन अपीयर हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं किसी भी ब्रोकन लिंक को खोल ही नहीं सकता, खोलूंगा तो वहां पे एक मैसेज आ जाएगा कि मैं गलत पेज की तरफ चला गया हूँ, और बैक टू होम पेज का एक बटन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रीडायरेक्शंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। 404 पेज जो है ना आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। 404 पेज कौन सा होता है, लाइक आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल में 404 पेज जनरेटर, ठीक है, यहाँ 404 नोट फाउंड, तो आपको ना डिफरेंट पेजेस यहाँ पे गूगल दिखाएगा कि ये इस तरह से पेजेस है ना, ये इसके होते हैं 404, ये वो पेजेस हैं, लाइक ये जो आपको मैंने पेज रैंडमली दिखाया कि मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया स्लैश, ठीक है, कुछ भी टाइप किया, तो ये इसका 404 जो है ना इसका एरर है, ठीक है। तो बेसिकली उस एरर का नाम जो है ना वो 404 कि पेज नोट फाउंड, ठीक है, और इसका जो कोड है वो 404 है। इसी तरह से जो रीडायरेक्शन है उसका कोड होता है 301, ठीक है, 301 रीडायरेक्शन को कहते हैं, 404 पेज नोट फाउंड को कहते हैं, ठीक है, पेज नोट बी फाउंड। तो होप्स हो के ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। क्रोनिकल टैग का मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हमने रीडायरेक्शन का प्लगइन यूज़ किया, ब्रोकन लिंक्स हो या सेम कंटेंट हो, ठीक है, उन्हें रीडायरेक्ट जो है ना किसी भी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करवाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लगइन यूज़ किया। लेकिन जो HTML है यानी कि PHP की वेबसाइट है, वहाँ पे हमें कैनोनिकल टैग्स का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके रीडायरेक्शन होती है वहाँ पे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इनफ है, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारा ओ पेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।